हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी द्वारा इथ्यूज़ा साइनेपियम के माइंड रूब्रिक्स का पहला वीडियो है। डिल्यूजन्स, इमेजिनेशंस, हेलुसिनेशंस, इल्यूजन्स इज ग्रेट पर्सन sees dogs. Persons are rats, mice, insects. Sees rats running across the room and sees mice running from under a chair. Delusions, imaginations, hallucinations, illusions इन चारों टर्म्स के डिफरेंसेस को मैंने अपने हायोसाइमस के वीडियो डिल्यूजन्स, चेजिंग एंड ड्राइविंग पीकॉक्स में एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। इन सारे रूब्रिक्स के अनुसार इथ्यूज़ा पेशेंट खुद को ग्रेट और बाकी लोगों को जानवर समझता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मेरी वाइफ को दवा कब लेना है और खाने पीने में क्या ध्यान रखना है, ये सब आप मुझे बताइए। मेरी बीवी को समझ में नहीं आएगा। मुझे बता दिया तो मैं अपनी बीवी को ठीक टाइम पर मेडिसिन खिला दूंगा। तो ये रूब्रिक है डिल्यूजन्स इज अ ग्रेट पर्सन। डॉग। डॉग या कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो अपनी वफादारी के लिए जाना जाता है। इसलिए कहते हैं कि अ डॉग इज अ मैन्स बेस्ट फ्रेंड। मतलब डॉग बुरे से बुरे हालात में भी अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मेरी कंपनी के सारे मुलाजिम मेरे वफादार रहे हैं। बिजनेस में भारी नुकसान होने पर भी इन लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। कोई उन्हें अगर मुझसे दुगनी सैलरी वाला जॉब ऑफर करे ना, तब भी वो उसकी कंपनी ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ये रूब्रिक है डिल्यूजन्स सीज डॉग्स। रैट्स एंड माइस यानी चूहे। ये छोटे और डरपोक जानवर होते हैं जो थोड़ा सा भी खतरा देखकर तुरंत डर जाते हैं और भागकर अपने बिल में छिप जाते हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि जब जहाज डूबने लगता है तब सबसे पहले उसे चूहे छोड़कर भाग जाते हैं। इंसेक्ट। इस शब्द के दो मीनिंग्स हैं। पहला, कीट या कीड़ा जिसमें चींटी, मक्खी और मच्छर जैसे छोटे जीव जंतु शामिल हैं। और दूसरा, एक तुच्छ व्यक्ति जो इज्जत के बिल्कुल भी लायक नहीं है। रूम स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक एनक्लोज्ड स्पेस होता है। एग्जाम्पल, बेडरूम या क्लासरूम। इस एनक्लोज्ड स्पेस को सिर्फ एक पर्टिकुलर काम के लिए ही यूज किया जा सकता है। मतलब ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। चेयर। इस शब्द का मतलब है कुर्सी जिस पर एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। यानी चेयर में एक ही पर्सन के लिए सीट मौजूद होती है और बैक के लिए सपोर्ट भी होता है। कुर्सी शब्द सीट ऑफ अथॉरिटी और पावर का सिंबल माना जाता है, क्योंकि उस चेयर पर बैठने वाला व्यक्ति किसी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस या कंट्री से जुड़ी मीटिंग्स में डिसीजंस लेकर लोगों को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए जब हम प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी जैसा टर्म यूज करते हैं, तब उसका यही मतलब होता है कि पीएम की चेयर पर बैठने वाले इंसान के पास देश को कंट्रोल करने का पावर मौजूद है। तो रैट्स और माइस वाले रूब्रिक्स का कलेक्टिव मीनिंग यह है कि अपनी पावरफुल पोजीशन के कारण इथ्यूज़ा पेशेंट को यह लगता है कि बाकी लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, बल्कि डर के मारे उसे देखते ही भागने लगते हैं। एग्जाम्पल 1, पेशेंट बोला, मेरे बच्चे मुझसे बहुत डरते हैं। मजाल है कि वो मेरे सामने चू तक करे। बल्कि मेरे घर में एंटर होते ही अगर बच्चे हॉल में बैठे हैं तो वो सब दुम दबाकर डर के मारे यहां वहां भागने लगते हैं कि अरे डैडी आ गए, भागो। तो यहां सही रूब्रिक है डिल्यूजन्स सीज रैट्स रनिंग अक्रॉस द रूम। एग्जाम्पल 2, एक पॉलिटिशियन बोला, डॉक्टर आज मैं जिस पोजीशन पर हूं उसकी वजह से किसी भी एमपी या एमएलए में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरी किसी बात के खिलाफ बोल सके, बल्कि वो सब मुझसे पंगा लेने से डरते हैं और मेरा सामना करने से बचते हैं,
क्योंकि उन्हें पता है कि मैं किसी को भी जॉब और पार्टी दोनों से निकलवा सकता हूं। इसी तरह अगर मेरी पोजीशन पर कोई प्रॉब्लम आई ना, तो यही लोग मुझे सबसे पहले छोड़कर भाग जाएंगे। यहां पेशेंट के अनुसार जो कुर्सी वो ऑक्यूपाई कर रहा है, उसी के कारण बाकी लोग उससे डरते हैं और उसे किसी भी तरह से नाराज नहीं करना चाहते हैं। इसलिए इस वर्जन का सही रूब्रिक है डिल्यूजन्स सीज माइस रनिंग फ्रॉम अंडर अ चेयर, डिजायर्स फाइनरी ब्यूटिफुल थिंग्स एंड सोशल पोजिशन कंसर्न्ड अबाउट। फाइनरी, यह वर्ड एलिगेंट या लग्जूरियस क्लोथिंग और एक्सेसरीज के लिए यूज किया जाता है। ऐसे कपड़ों और चीज़ों को अक्सर स्पेशल ओकेजन्स या फॉर्मल इवेंट्स के समय पहना जाता है और इनके कारण एक व्यक्ति को वेल्दी समझा जाता है। तो एथ्यूजा पेशेंट को खूबसूरत और महंगी चीज़ें अच्छी लगती हैं ताकि वो उन्हें पहनकर दूसरों की नज़रों में खुद को ग्रेट पर्सन साबित कर सके, जिससे लोगों के बीच उसकी एक अच्छी इमेज बने और बरकरार रहे। Jesting, desire to do something facetious and witty. Jesting versus mocking versus teasing, इन तीनों रूब्रिक्स के डिफरेंसेस को एग्जाम्पल्स के साथ मैंने अपने क्वेरी स्पेशल वीडियो पार्ट 4 में एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। फेसेशियस, इस शब्द का मतलब है गलत समय पर मजाक करना, जिसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए, लेकिन इस इल टाइम्ड ह्यूमर के कारण लोग ऑफेंड हो जाते हैं। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, जब मैंने देखा कि मेरा पड़ोसी टकला हो गया है, तब मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि भाई मुबारक हो, अब तो कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, और हर महीने बार्बर के पास जाने का खर्चा बचेगा, वो अलग। यह सुनकर वो मुझे खुन्नस से देखने लगा। मैंने कहा, भाई मैं तो बस मजाक कर रहा हूं, इसे सीरियसली क्यों ले रहे हो? इस पर वो अपसेट होकर बोला कि तुम्हें मालूम है कि कीमोथेरेपी के कारण गिरते हुए बालों से तंग आकर मैंने अपना मुंडन करवाया है, और इसके बावजूद तुम्हें मजाक सूझ रहा है। इस पर पेशेंट की बीवी बोली, डॉक्टर आप ही सोचिए, पड़ोसी की लाइफ में इतनी सीरियस प्रॉब्लम हो गई है और ये उनके टकलेपन पर जोक कर रहे हैं। ये सुनकर पेशेंट बोला, डॉक्टर मैं ऐसा मजाक करने की अक्सर सोचता हूं, लेकिन सिर्फ कल ही मैंने एक्चुअली ऐसा जोक क्रैक किया, क्योंकि अक्सर लोग मजाक करने पर बुरा मान जाते हैं। यहां इथ्यूजा पेशेंट ने गलत टाइम पर मजाक किया और इसलिए ना चाहते हुए भी पेशेंट का पड़ोसी ऑफेंड हो गया। इसलिए यह रूब्रिक है जेस्टिंग, डिजायर टू डू समथिंग फेसेशियस। विटी, विटी का मतलब है इंटेलिजेंट ह्यूमर, जिसमें पेशेंट अपने थॉट्स या ओपिनियंस बिना किसी को हर्ट किए हाजिर जवाबी और मजाकिया तरीके से एक्सप्रेस करता है। एग्जाम्पल, जब टीचर ने स्टूडेंट से पूछा कि दुर्घटना और दुर्भाग्य में क्या फर्क है, तब स्टूडेंट बोला, अगर आपके दुश्मन का एक्सीडेंट हो जाए तो यह दुर्घटना है, और अगर वो जिंदा बच जाए तो आपका दुर्भाग्य। एनिमल्स लव फॉर एनिमल्स, एथ्यूजा पेशेंट जानवरों से बेहद प्यार करता है। यहां एनिमल कोई इंसान भी हो सकता है जिसे एथ्यूजा पेशेंट अपने पोजीशन के बेसिस पर कंट्रोल कर रहा है। एग्जाम्पल, पेशेंट की मम्मी बोली, मेरा 20 साल का बेटा जानवरों से बहुत प्यार करता है। एक दिन हमारे घर की टेरेस पर मौजूद वाटर टैंक पर बिल्ली फंस गई थी, तो ये अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने की कोशिश में लग गया और फाइनली उस बिल्ली की जान बचा ली। इसी तरह घर आते ही वो सबसे पहले अपने पेट डॉग के बारे में पूछता है और उसे देखते ही कडल करने लगता है। इतना ही नहीं, डाइनिंग टेबल पर वो अपने कुत्ते को अपनी गोद में बिठाकर उसके साथ ही खाना खाता है। cheerful and loquacious, delusions, tongue too long, anguish with vomiting, and spit desire to. टंग या जबान वो ऑर्गन है जिसके जरिए हम बात करते हैं, यानी अपने थॉट्स और ओपिनियंस को वर्बली एक्सप्रेस करते हैं। टू लॉन्ग का मतलब है जरूरत से ज्यादा लंबा होना। वॉमिटिंग, इस शब्द का मतलब है उल्टी करना।
इस एक्ट में व्यक्ति अपने पेट यानी स्टमक में मौजूद फूड और ड्रिंक को अपने मुंह से बाहर एक्सपेल करता है। इसे मेटाफोरिकली समझें तो पेशेंट अपने मन में रखी या छिपाई हुई बातों और जज्बातों को यानी इनर फीलिंग्स और थॉट्स को दूसरों के सामने एक्सप्रेस करता है। तो इन रूब्रिक्स के अनुसार ग्रेटनेस वाले डिल्यूजन के कारण एथ्यूजा पेशेंट को यह लगता है कि उसकी जबान बहुत लंबी हो गई है, यानी वो कुछ भी बोलता रहता है। इसलिए अपने मन में रखी सारी बातें बोलने पर उसे अच्छा लगने की बजाय डिस्ट्रेस महसूस होता है। एग्जाम्पल, पेशेंट की मम्मी बोली, डॉक्टर मेरी बेटी कुछ भी अनाप शनाप बोलती रहती है। किसी बात को लेकर बहुत खुश होने पर वो बकबक करती ही रहती है। इसी तरह अगर उसका मूड खराब हो तो उस समय वो किसी को कुछ भी भला बुरा बोल देती है। इतना ही नहीं, गपशप हो या कोई पर्सनल बात, वो सब कुछ बिना सोचे समझे कह देती है। इस पर पेशेंट बोली, डॉक्टर मैं क्या करूं? अपने आप को क्लियरली एक्सप्रेस करते समय मुझे बहुत मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है और इसलिए उस वक्त मेरे मन में जो भी आता है मैं उसे तुरंत बोल देती हूं। मुझे खुद अपनी इस आदत से तकलीफ होती है कि मैं बहुत कुछ बोलती हूं जिसके बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है या फिर जो मैंने कहा है वो सही नहीं है। स्पिट डिज़ायर टू। स्पिट इस शब्द का मतलब है अपने मुंह में मौजूद सलाइवा को बाहर एक्सपेल करना यानी थूकना। अगर कोई इंसान किसी व्यक्ति या वस्तु पर थूकता है तो इसका मतलब है कि उसे वो चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए स्पिट का एक और मीनिंग है गुस्से में बुरी लगने वाली या अपमान करने वाली बात बोलना। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर ये YouTube शॉर्ट्स और Instagram रील्स पर इतनी घटिया और वाहियात वीडियोस आती हैं कि उन्हें देखकर उन पर थूकने का मन करता है। इडियोसी ऑल्टरनेटिंग विथ फ्यूरर और रेज। मेडिकल टर्म्स में इडियोसी एक ऐसा डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें व्यक्ति की मेंटल एज 3 साल के बच्चे की होती है और उसका इंटेलिजेंट कोशेंट यानी IQ 25 से कम होता है। लेकिन प्रैक्टिकल टर्म्स में इडियोसी का मतलब है ऐसी बेवकूफ़ी वाली हरकतें करना जिससे दूसरों को तकलीफ हो। फ्यूरर मतलब रेज यानी अनकंट्रोलेबल एंगर, जिसमें इंसान अपना मेंटल कंट्रोल पूरी तरह से खो देता है। लेकिन इसके अलावा फ्यूरर एक स्ट्रॉन्ग और सडन रिएक्शन कन्वे करता है जो किसी चीज़ के फेवर या उसके खिलाफ भी हो सकता है। एग्जाम्पल, पेशेंट की मम्मी बोली, डॉक्टर पता नहीं मेरे 15 साल के बेटे को क्या प्रॉब्लम है। एक्सपेरिमेंट के नाम पर उसने सैनिटाइजर में नमक मिलाकर फ्रिज में रख दिया और कहने लगा कि इस सोल्यूशन को आलू पर डालने से वो गोल्ड बन जाएगा। फिर जब उसे रियलाइज हुआ कि ऐसा कुछ करने से आलू गोल्ड नहीं बनने वाला है, तब वो क्रोधित हो गया और अपनी नाकामी का सारा गुस्सा चिल्लाते हुए खुद पर और हम पर निकालने लगा। लेकिन कुछ समय बाद वो फिर से बेवकूफ़ी वाली हरकतें करने लगा। मेंटल सिम्टम्स आफ्टर वाइन एंड प्ले डिजायर टू प्लेफुल विथ डॉल्स। एथ्यूजा पेशेंट के माइंड सिम्टम्स वाइन लेने से ज़्यादा हो जाते हैं। एडल्ट होने के बावजूद पेशेंट को बच्चों की तरह डॉल्स से खेलना अच्छा लगता है। यह बिहेवियर पेशेंट की इमेच्योरिटी को कन्वे करता है। cheerfulness forenoon, tranquility general forenoon, irritability forenoon, seriousness earnestness noon ameliorates, irritability noon ameliorates, anxiety afternoon aggravates, fear afternoon, irritability afternoon, morose afternoon aggravates, and sadness afternoon aggravates. सिंप्लीफाई करने के लिए मैं फॉरनून, नून और आफ्टरनून इन तीनों टर्म्स को एक साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं। फॉरनून, ये टाइम सूर्य उदय यानी सनराइज से शुरू होकर नून यानी दोपहर 12 बजे से पहले समाप्त हो जाता है। इसे मेटाफोरिकली समझें तो जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं और अपने टॉप मोस्ट मकसद, एबिलिटी या परफॉर्मेंस तक पहुंचने वाले होते हैं, तब इसे फॉरनून कहते हैं।
ऐसे टाइम पर इथ्यूजा पेशेंट को खुशी, सुकून या फिर चिड़चिड़ापन महसूस होता है। आफ्टर। आफ्टर मतलब वो घटना जो किसी इवेंट के होने के बाद होती है। इस शब्द को कभी कभी किसी इवेंट के पॉजिटिव फैक्टर के तौर पर भी कंसिडर किया जाता है। नून। यह दिन के 12 बजे का समय होता है जब सूरज यूजुअली एकदम टॉप पोजीशन पर होता है। इस समय सूरज की रोशनी और गर्मी सबसे ज्यादा महसूस होती है। यह टाइम आसमान में सूरज का हाईएस्ट पॉइंट या पीक कहलाता है, मतलब वो इससे ज्यादा ऊंची पोजीशन पर नहीं जा सकता। तो आफ्टरनून शब्द का मतलब है दोपहर, यानी वो समय जो सूरज के टॉप पोजीशन या नून पर पहुंचने के बाद आता है। अब सूर्य से मिलने वाली लाइट और हीट कम होना शुरू हो जाती है, मतलब वो अपनी पीक पोजीशन जितनी एनर्जी एमिट नहीं कर सकता। यह प्रोसेस इवनिंग तक चलता है और फाइनली जब सूरज के डूबने से दिन ढल जाता है तब रात का समय शुरू हो जाता है। तो समरी में फॉरनून मतलब सूरज के टॉपमोस्ट पोजीशन पर पहुंचने से पहले का समय, नून मतलब सूरज टॉपमोस्ट पोजीशन पर पहुंच गया है और अब वो इससे हायर नहीं जा सकता, और आफ्टरनून मतलब सूरज के टॉपमोस्ट पोजीशन पर पहुंचने के बाद का समय। मोरोस। इस शब्द का मतलब है कड़वाहट के साथ उदास चेहरा बनाकर अपनी नाराजगी एक्सप्रेस करना। एग्जाम्पल 1। एक फिल्म डायरेक्टर बोला, मेरी एबीसी फिल्म रिलीज होने से पहले मैं बहुत खुश रहता था। मेरे चेहरे पर खिलखिलाती मुस्कान हमेशा बनी रहती थी। इनफैक्ट मेरी लाइफ में सुकून और शांति बनी हुई थी। फिर मेरी एबीसी फिल्म रिलीज हुई और उसके सुपरहिट होते ही मैं फिल्म इंडस्ट्री का नंबर 1 डायरेक्टर बन गया। यह मूवी मेरे करियर की सबसे कामयाब फिल्म साबित हुई। इसे मैं अपनी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट मानता हूं, लेकिन उसके बाद से ही सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। एबीसी फिल्म के बाद जो फिल्में मैंने बनाई वो उस फिल्म जितना या उससे ज्यादा पैसा कमा नहीं पाई। मेरी उस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर जो रिकॉर्ड बना है वो अब तक बरकरार है। उस वक्त से लेकर आज तक मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरी आने वाली फिल्म्स उस मूवी से बेहतर परफॉर्म करें, लेकिन अब तक नाकाम रहा हूं। इसी वजह से मैं अक्सर चिड़चिड़ा हो जाता हूं और मुझे टेंशन भी होती रहती है कि अगर ऐसा ही हाल रहा तो फिर मेरा क्या होगा। अब ये तो रब ही जाने। इन सब बातों के कारण ही मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता है। यहां इथ्यूजा पेशेंट की एबीसी फिल्म के रिलीज से पहले का समय फॉरनून दर्शाता है और उस वक्त पेशेंट चेयरफुल था। इतना ही नहीं, पेशेंट मेंटल कामनेस यानी ट्रैंक्विलिटी भी महसूस कर रहा था। एबीसी फिल्म का रिलीज होकर सुपरहिट हो जाना नून कन्वे करता है, क्योंकि इस फिल्म से पेशेंट ने अपने करियर में ऑल टाइम हाई अचीव किया था। उस समय के बाद से यानी आफ्टरनून से पेशेंट उसी पीक पर पहुंचने की असफल कोशिशें कर रहा है। इस आफ्टरनून वाली स्ट्रगल में मिल रही नाकामी के कारण ही पेशेंट वरिड और क्रैंकी हो गया है। इसलिए यहां 4 रूब्रिक्स एप्लीकेबल हैं: चेयरफुलनेस फॉरनून, ट्रैंक्विलिटी जनरल फॉरनून, इरिटेबिलिटी आफ्टरनून एंड एंजाइटी आफ्टरनून एग्रेवेट्स। एग्जाम्पल 2। पेशेंट बोला, डॉक्टर मेरा बेटा किसी भी काम में अपना बेस्ट नहीं देता है। मुझे लगता है कि उसमें ऊंचाइयां छूने की कैपेबिलिटी है और जब वो क्रिकेट खेलते समय बैटिंग में अपना 100% देता है तब जाकर मेरा चिड़चिड़ा मूड नॉर्मल होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक टॉप स्कोर बनाने पर वो अपने खेल को गंभीरता से लेना बंद कर देता है और रिलैक्स्ड हो जाता है। अब ऐसा हाल है कि वो अपने ही टॉप स्कोर से ज्यादा रन्स बना नहीं पा रहा है। उसे स्ट्रगल करता देख मुझे डर लगता है और मेरे बेटे को दुख होता है, क्योंकि वो खुद का रिकॉर्ड तोड़ नहीं पा रहा है। इसी बात के कारण वो अक्सर चुपचाप मुंह फुलाकर बैठा रहता है और अगर हम उसे बात करने जाएं तो बस गुस्से से हमें घूरता रहता है। यहां पेशेंट के मुताबिक जब उसका बेटा क्रिकेट में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता है और रिकॉर्ड रन्स स्कोर करता है तब इस नून स्टेट के आने पर ही पेशेंट की इरिटेबिलिटी कम होती है। लेकिन अब पेशेंट का बेटा अपने ऑल टाइम हाई स्कोर यानी नून से बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, मतलब वो स्ट्रगल कर रहा है और इसलिए पेशेंट को डर लग रहा है। तो पेशेंट के लिए 2 रूब्रिक्स एप्लीकेबल हैं: इरिटेबिलिटी नून अमेलियोरेट्स एंड फियर आफ्टरनून।
अगर पेशेंट के बेटे की बात करें तो रिकॉर्ड बनाने पर वो अपनी प्रैक्टिस को लेकर सीरियस होना बंद कर देता है, लेकिन अब वो खुद के बनाए रिकॉर्ड को न तोड़ पाने पर दुखी हो गया है। पेशेंट का बेटा अपनी नाराजगी को चुप रहकर लेकिन कभी कभी अपने गुस्सैल फेशियल एक्सप्रेशंस के जरिए कन्वे करता है। तो पेशेंट के बेटे के लिए 3 रूब्रिक्स एप्लीकेबल हैं: सीरियसनेस अर्नेस्टनेस नून अमिलोरेट्स, सैडनेस आफ्टरनून एंड मोरोस आफ्टरनून। एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ सॉरो केयर कैनॉट क्राई और वीप। ग्रीफ का मतलब है किसी लॉस के कारण सदमा महसूस करना। इस दुखद इवेंट के बारे में सोचते रहने के कारण इंसान अपनी लाइफ को पहले की तरह नॉर्मल तरीके से जी नहीं पाता है। ग्रीफ और सैडनेस के फर्क को एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जिस इंसान ने अपने किसी प्रिय सदस्य को डेथ या अन्य कारणों से खो दिया है वो ग्रीफ स्टेट में है, जबकि जो लोग उसके घर में शोक मनाने आए हैं वो सिर्फ सैड हैं। तो जब खुद को ग्रेट समझने वाला इथ्यूजा पेशेंट सदमा महसूस होने पर रो नहीं पाता है, तब यह बात उसे बीमार बना देती है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मैं अपने डैड से बहुत इमोशनली अटैच्ड था। जब उन्हें हार्ट अटैक आया तब हमने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया। 10 दिन तक मैं उन्हीं की देखभाल में लगा रहा, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। इस बात से दुखी होकर मैं रोना चाहता था, लेकिन अगर मैं ऐसा करता तो कौन जाने मेरे रोते हुए चेहरे को देखकर डैड की तकलीफ और बढ़ जाती। फाइनली डैड की डेथ हो गई और उस समय भी मैं रोना चाहता था, लेकिन फिर मेरी मम्मी और बाकी फैमिली मेंबर्स को कौन संभालता। इसलिए मैं नहीं रोया, लेकिन उस दिन के बाद से ही मेरी तबीयत खराब होने लगी। यहां पेशेंट चाहकर भी रो नहीं पाया क्योंकि उसे अपने डैड और फैमिली मेंबर्स की हेल्थ को लेकर चिंता हो रही थी। इसलिए इस वर्जन में इथ्यूजा के 2 रूब्रिक्स एप्लीकेबल हैं: एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ सॉरो केयर कैनॉट क्राई और वीप एंड एंजाइटी अबाउट हिज फैमिली। concentration difficult in children while studying and reading, cannot fix attention and while calculating। इथ्यूजा बच्चे और एडल्ट्स दोनों पढ़ाई और बाकी एक्टिविटीज पर फोकस करते समय प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। वो अपना ध्यान अपने काम पर नहीं रख पाते हैं और कैलकुलेट करते समय भी फोकस नहीं कर पाते हैं। Delusions, senses are separated from objects। डॉक्टर एलेंस एनसाइक्लोपीडिया में लिखा है, a kind of stupefaction as if there was a barrier between his organs of sense and external objects। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर आजकल अगर लोग मेरी किसी बात पर एतराज कर रहे हैं तो आखिर वो क्या कहना चाहते हैं ये मेरी समझ में ही नहीं आता। लगता है उनके और मेरे बीच कोई ऐसी बाधा है जिसके कारण अगर वो मुझे कुछ कहें भी तो ना मैं वो सुन पाता हूं और ना ही मुझे उनकी तकलीफ महसूस होती है। ऑकवर्ड ड्रॉप्स थिंग्स। ऑकवर्ड इस शब्द का मतलब है बेढंगे और अटपटे तरीके से काम करना, जिसके कारण सिचुएशन को मैनेज करना मुश्किल हो जाए। ड्रॉप्स थिंग्स का मतलब है किसी चीज को अपने पास रखने की बजाय उसे नीचे गिरा देना। इस रूब्रिक के 2 मीनिंग्स हैं। पहला, नर्वस या टेंस होने पर इथ्यूजा पेशेंट के हाथों से अक्सर चीजें अपने आप गिर जाती हैं, यानी वो उन्हें चाहकर भी अपने कंट्रोल में नहीं रख पाता है। और दूसरा, किसी काम को करने के लिए जरूरी स्किल्स न होने पर जो कुछ पेशेंट करना चाहता है उस काम पर वो अपनी मजबूत पकड़ नहीं बना पा रहा है, इसलिए वो अपने इंटेंडेड काम को कंटिन्यू करने की बजाय उसे छोड़ देता है। एग्जाम्पल, एक टीचर बोली, डॉक्टर मैं हमेशा से स्टूडेंट्स को एग्जाम्स के लिए कोच करना चाहती थी और इसलिए मैंने ट्यूशन्स देना शुरू किया, लेकिन जब क्लास में स्टूडेंट्स शरारत करते हैं तब मैं उन्हें डांटने के बावजूद कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। अपना सब्जेक्ट अच्छे से पता होने के बावजूद भी मैं स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर नहीं कर पा रही हूं, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अब ट्यूशन्स देना बंद कर दूंगी।
यहाँ स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ाने के लिए उनमें डिसिप्लिन इंस्टिल करने और उनके डाउट्स को क्लियर करने के लिए इफेक्टिव टीचिंग स्किल्स का होना ज़रूरी है। लेकिन इन दोनों स्किल्स के ना होने के कारण पेशेंट के लिए बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है। इसलिए अब वो अपनी क्लासेस बंद करना चाहती है। तो सही रूब्रिक डिस्करेज्ड नहीं बल्कि ऑकवर्ड ड्रॉप्स थिंग्स है। एलिमेंट्स फ्रॉम एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन बिफोर एग्जामिनेशन, fear before examination, thoughts persistent about a garment made the previous day, and timidity about appearing in public. Anticipation इस शब्द का मतलब है किसी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी को प्रेडिक्ट करते हुए उसके बारे में परेशान होना या कोई एक्शन लेना। यूजुअली एंटिसिपेशन में पेशेंट अपने पास्ट इवेंट्स के बेसिस पर फेस की गई प्रॉब्लम्स के कारण अपसेट हो जाता है। गारमेंट इस शब्द का मतलब है सिला हुआ कपड़ा जो किसी स्पेशल ओकेजन, पर्पस या सेरेमनी के समय पहना जाता है। गारमेंट्स हाई क्वालिटी मटेरियल से बने होते हैं और इसलिए क्लोथ्स के मुकाबले में ज़्यादा महंगे होते हैं। एग्जामिनेशन ये शब्द नॉलेज या स्किल को रिटन और वर्बल तरीके से टेस्ट करने के अलावा आपकी एबिलिटी को परखने वाली किसी भी एक्टिविटी के लिए यूज किया जा सकता है। तो इन सारे रूब्रिक्स के अनुसार एथ्यूजा पेशेंट को परीक्षा काल के समय डर लगने लगता है क्योंकि इसी टेस्ट के जरिए यह साबित होगा कि वो एक ग्रेट पर्सन है या नहीं। इतना ही नहीं, असफल होने पर उसे लोगों का सामना करने में भी दिक्कत महसूस होती है। एग्जाम्पल 1, पेशेंट बोला, डॉक्टर कल मुझे मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है। पिछली बार ऐसी ही एक पार्टी में मेरा अस्थमा वर्स हो गया था। इसी वजह से अब मैं परेशान हूं कि अगर कल की पार्टी में भी मेरे अस्थमा की तकलीफ बढ़ गई तो मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा। इस पार्टी में जाने की बात को लेकर मुझे अभी से सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इसलिए आप मुझे दवा दे दीजिए। यहाँ पेशेंट को अस्थमा की सिम्टम्स पास्ट में हुई बुरी हालत के कारण पार्टी में जाने से पहले ही महसूस होने लगे हैं। इसलिए ये रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम एंटिसिपेशन। एग्जाम्पल 2, पेशेंट बोला, डॉक्टर कल मुझे अपने बॉस को प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना है। मेरे बॉस हर रिपोर्ट को बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं और इसलिए अब तक वो मेरी 2 रिपोर्ट्स को रिजेक्ट कर चुके हैं। अब यही देखना है कि इस बार वो इसे अप्रूव करते हैं या फिर से रिजेक्ट करते हैं। इसी बात को लेकर मैं टेंस्ड हूं। तो यहां पेशेंट टेंस्ड है लेकिन उसे कोई सिम्टम्स महसूस नहीं हो रहे हैं, वो सिर्फ आउटकम का इंतजार कर रहा है। पेशेंट का बॉस रिपोर्ट को एग्जामिन करता है और इसलिए मिस्टेक्स ढूंढ निकालता है। तो पेशेंट के लिए सही रूब्रिक है एंटिसिपेशन बिफोर एग्जामिनेशन। एग्जाम्पल 3, एक डॉक्टर बोला, कल मुझे एक सेलिब्रिटी के घर विजिट पर जाना है। तो मुझे बार बार यही ख्याल आ रहा है कि अब तक मैंने क्या क्या तैयारियां की हैं। मैंने केस टेकिंग और क्लिनिकल एग्जामिनेशन की बुक्स को रिवाइज किया है, अपने मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर और ज़रूरी मेडिसिन को भी पैक कर दिया है। मैं ग्लव्स, मास्क और सैनिटाइजर भी लेकर जा रहा हूं। बस कुछ भी हो जाए, मैं इस वीआईपी पेशेंट का इलाज करने में असफल नहीं होना चाहता। दरअसल पिछली बार मैं एक सेलिब्रिटी को ठीक नहीं कर पाया था और उसके कारण लोगों के सामने जाने की मुझ में हिम्मत ही नहीं हुई थी। यहां डॉक्टर का फियर ऑफ फेलियर इन एग्जामिनेशंस तो क्लियरली नजर आ रहा है। इसके अलावा वीआईपी पेशेंट को ट्रीट करना इस डॉक्टर के लिए एक स्पेशल ओकेजन है और इसलिए उसे अपनी प्रिपरेशंस के ख्याल बार बार आ रहे हैं। तो ये रूब्रिक है थॉट्स परसिस्टेंट अबाउट अ गारमेंट मेड द प्रीवियस डे। पिछली नाकामी के कारण पेशेंट के लिए लोगों को फेस करना मुश्किल हो गया था। तो ये रूब्रिक है टिमिडिटी अबाउट अपियरिंग इन पब्लिक। फियर ऑफ ईच ऑपरेशन, फियर ऑफ हाई प्लेसेस एंड फियर विथ डायरिया। एथ्यूजा पेशेंट को हर तरह के ऑपरेशन और ऊंची जगहों से डर लगता है। एग्जाम्पल,
इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज से पीड़ित पेशेंट बोला, डॉक्टर आप प्लीज़ मुझे ऑपरेशन करवाने के लिए मत बोलिए, मुझे बहुत डर लगता है। इतना ही नहीं, मुझे अपने जॉब में भी मैनेजर या चेयरमैन जैसी ऊंची पोस्ट नहीं चाहिए और इसलिए मैंने प्रमोशन के लिए भी मना कर दिया है। इस बीमारी के कारण पतले संडास होने पर मुझे कोई ना कोई डर लगा ही रहता है। निबल डिजायर टू। इस रूब्रिक को कंप्लीट रेपर्टरी में स्टमक एपेटाइट निबलिंग इस तरह से दिया गया है। निबल इस शब्द का मतलब है खाने को एक साथ कंज्यूम करने की बजाय छोटे छोटे पीसेस में खाना। अक्सर चूहे और खरगोश खाने को अपने फ्रंट टीथ यानी आगे के दांतों से कुरेद कर उन टुकड़ों को कंज्यूम करते हैं। इसी तरह निबल का मेटाफोरिकल मीनिंग है किसी चीज या बात को कुरेदना, मानो गड़े मुर्दे उखाड़ना। एग्जाम्पल, पेशेंट की मम्मी बोली, डॉक्टर मेरा 10 साल का बेटा कभी भी प्लेट में रखा खाना पूरा खत्म नहीं करता है। एक दो पीसेस खाता है, फिर थोड़ी देर बाद एक दो पीसेस खाता है और बोलता है कि प्लेट मत ले जाओ, मैं थोड़े टाइम के बाद खाऊंगा। इसी तरह हर एक दो घंटे बाद कभी चिप्स कभी ड्राई फ्रूट्स चबाते रहता है। मतलब हमें समझ नहीं आता है कि वो अपना खाना खत्म करेगा या नहीं। इसी तरह बीमार होने पर वो पुरानी नाराज करने वाली बातों के बारे में कंटिन्यूसली नहीं बल्कि थोड़ी थोड़ी देर बाद बोलता रहता है। तो ये इथ्यूजा साइनेपियम पेशेंट के माइंड रूब्रिक्स का पहला पार्ट था। पार्ट 2 में मैं इस दवाई के और भी रूब्रिक्स के बारे में बात करूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।